18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। जैसे ही राक्षसी साधक ने बोलना समाप्त किया, फैंग शाओ ने महसूस किया कि उनके पीछे से बाईं और दाईं ओर दो शक्तिशाली आभाएं निकल रही हैं, जो एक त्रिभुज बना रही हैं और उन्हें बीच में घेर रही हैं। तीनों स्वर्णिम कोर अवस्था में थे। फैंग शाओ को लगा कि आमने सामने जीतने की थोड़ी संभावना है, लेकिन अगर तीनों एक साथ हमला करते तो शायद यही सभी नष्ट हो जाते। स्पष्टतः दूसरा पक्ष उन सभी को यही नष्ट करने का इरादा रखता है। एक पल में फैंग शाओ ने अपना निर्णय ले लिया। उसके हाथों के एक झटके से दो लंबी तलवारें एक साथ प्रकट हुईं। फिर फैंग शाओ ने अपने हाथ घुमाए और तलवार की ऊर्जा की लहरें, एक प्रचंड ज्वार की तरह, राक्षसी साधकों की ओर उमड़ पड़ीं। ये सचमुच सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक है। हालांकि सामने वाला राक्षसी साधक फैंग शाओ से एक स्तर ऊंचा था, फिर भी वह सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक के हमले से केवल कुछ समय के लिए ही बच सका। जैसे ही उसने चकमा दिया, फैंग शाओ तुरंत चिल्लाया, सब लोग आगे बढ़ो। फैंग शाओ के आदेश पर शिष्य आगे बढ़े। जैसे ही राक्षसी साधक उसे रोकने ही वाला था, फैंग शाओ ने एक और भयंकर हमला बोल दिया। फैंग शाओ की पूरी सुरक्षा में सभी लोग सुरक्षित बच निकले। ये देखकर अन्य दो राक्षस साधकों ने तुरंत शिष्यों का पीछा किया। फैंग शाओ ने दहाड़ते हुए कहा, उन सबको यहीं छोड़ दो। सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक की सबसे खासियत यह है कि ये दुश्मनों की संख्या की परवाह नहीं करती। दुश्मन चाहे कितने भी हों, सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक की ताकत कम नहीं होती, जिससे ये सामूहिक हमलों के लिए उपयुक्त है। इस समय फैंग शाओ अपनी पूरी ताकत लगा चुका था ताकि बाकी दुश्मन सुरक्षित रूप से पीछे हट सकें। उफनती सुपर सी स्वॉर्ड क्यूई ने वाकई उन तीनों को रोक दिया। जब फैंग शाओ उन तीनों को रोक रहा था, तो कुछ भागे हुए शिष्य दुश्मन से लड़ने में उसकी मदद करने के लिए वापस लौटना चाहते थे, लेकिन हान बियुन ने उन्हें पकड़ लिया। हान बियुन उस आदमी पर चिल्लाया, वहां मत जाओ। हम सिर्फ वरिष्ठ भाई फैंग के लिए बाधा बनेंगे। हम जितना तेज भागेंगे, वरिष्ठ भाई फैंग उतने ही सुरक्षित रहेंगे। कोई और विकल्प न होने पर सभी को हान बियुन की सलाह मानकर पूरी गति से ताइवेई पर्वत की ओर उड़ना पड़ा। जब तक वे संप्रदाय की सुरक्षात्मक संरचना के साथ ताइवेई पर्वत पर वापस लौटेंगे, ये तीनों राक्षस साधक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भागती भीड़ में से एक व्यक्ति दूर से फैंग शाओ को घूर रहा था। ये व्यक्ति लू क्विंगयुआन था। फैंग शाओ द्वारा कड़ी फटकार के बाद लू क्विंगयुआन को न केवल डर लगा, बल्कि उसके प्रति थोड़ी नाराजगी भी हुई। उसे अब भी यकीन था कि हालांकि उसने बिफांग ज्वाला चुराने वाले की पहचान उजागर नहीं की थी, फिर भी उसके अपने तर्क थे। हालांकि फैंग शाओ ने उसके तर्कों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और यहां तक कि यह भी कहा कि वह संप्रदाय के नेता को रिपोर्ट करके उसे संप्रदाय से निकाल देगा, जो लू क्विंगयुआन को अस्वीकार्य लगा। गोल्डन कोर चरण में फैंग शाओ को तीन राक्षसी साधकों द्वारा घेर लिया गया देखकर लू क्विंगयुआन ये तय नहीं कर सकी कि क्या वह आशा करती है कि फैंग शाओ बच निकलेगा या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि फैंग शाओ सफलतापूर्वक भागने में सफल हो जाता है, तो लू क्विंगयुआन को पहाड़ पर लौटने के तुरंत बाद संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि ये देखते हुए कि फैंग शाओ दूसरों की सुरक्षा के लिए पीछे रह गया था, लू क्विंगयुआन यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि फैंग शाओ हार जाएगा। हान बियुन ने लू क्विंगयुआन के जटिल भावों को देखा और खुद को रोक न सका और पूछा, जूनियर सिस्टर, आप वहां क्यों खड़ी हैं? सीनियर ब्रदर फैंग हमें समय देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भाग क्यों नहीं जाती? तभी तीन राक्षस साधकों में से दो फैंग शाओ के हमले का बहादुरी से सामना करने के बाद पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े और फैंग शाओ पर बाएं और दाएं से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने तीसरे राक्षस साधक को चिल्लाकर कहा, हम उसे रोक लेंगे, तुम जाकर बाकियों का ख्याल रखना। तीसरे राक्षस साधक ने सिर हिलाया और अन्य शिष्यों के पीछे भागा। हान बियुन ये देखकर चौंक गई। उसने दांत पीसते हुए दूसरों को चिल्लाकर कहा, तुम सब जल्दी से पहाड़ पर वापस जाओ और अपने मालिक और बड़े चाचाओं को बुला लाओ। मैं उसे यहीं रोक लूंगी।
लेकिन इससे पहले कि हान बियुन कुछ कर पाती, लू किंगयुआन ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, मैं उसे रोक लूंगा, तुम लोग भागो। परंतु मैं यहाँ इन दायरे में अकेली हूँ। अगर मैं उसे हरा भी न सकूं, तो भी मैं उसे कुछ देर के लिए रोक तो सकती हूँ। सीनियर सिस्टर, आप उसे रोक नहीं सकती, तो इसे मुझ पर ही क्यों न छोड़ दें। इससे पहले कि हान बियुन प्रतिक्रिया कर पाता, लू किंगयुआन आक्रमणकारी राक्षसी साधक की ओर चला। इस समय लू किंगयुआन के मन में केवल एक ही विचार था, फैंग शाओ को यह साबित करना कि वह संप्रदाय के लिए संकट नहीं थी। तो वह अदम्य साहस के साथ वहां गई। अपनी छोटी बहन का पतंगे जैसा दृढ़ निश्चय देखकर हान बियुन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसका इरादा और मजबूत हो गया। उसने दूसरों से चिल्लाकर कहा, चलो जल्दी चलें। इस समय हान बियुन को इस बात पर नाराजगी महसूस हुई कि उसकी साधना का स्तर इतना कम क्यों था। लू किंगयुआन हाथ में तलवार लिए जैसे ही उसकी दुश्मन पास आए, उस पर टूट पड़ी। राक्षसी साधक ने वार को टाल दिया और हे हंसी, छोटी बच्ची, तुम बहुत बहादुर हो। एक साधारण सहज लोक साधक के साथ मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मेरे द्वारा पराजित होने का डर नहीं है? लू किंगयुआन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने कहा, बहुत हो गई बकवास। अगर तुम मेरे बड़े बहनों और भाइयों का पीछा करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने ताइवेई संप्रदाय तलवार तकनीक का प्रयोग कर पूर्ण बल से हमला बोल दिया। लू किंगयुआन अच्छी तरह जानती थी कि उसकी साधना का स्तर उसके प्रतिद्वंद्वी से एक स्तर कम है, और सामान्य परिस्थितियों में वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि वह इस समय एक प्रचंड क्रोध से भरी हुई थी, एक ऐसा क्रोध जिसे वह ठीक से समझा नहीं पा रही थी कि यह फैंग शाओ से आ रहा है या इस राक्षसी साधक से। संक्षेप में, अब उसका एकमात्र विचार उससे मरते दम तक लड़ना था। इसलिए लू किंगयुआन का तीव्र हमला लगभग पूरी तरह से लापरवाह था, और उसकी मुद्रा व्यवहारिक रूप से पारस्परिक विनाश की थी। राक्षसी साधक अचंभित रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जवान और खूबसूरत महिला युद्ध में इतनी जबरदस्त होगी। हालांकि वह स्वर्णिम कोर चरण में था, लू किंगयुआन से कई गुना ज्यादा समय से साधना कर रहा था, और उसके पास युद्ध का अविश्वसनीय रूप से समृद्ध अनुभव था। शुरुआत में लू किंगयुआन के हमलों से घबराने के बावजूद उसने जल्दी ही अपनी स्थिति संभाली और उस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप लू किंगयुआन को हताश होकर लड़ने से जो थोड़ा सा लाभ मिला था, वह तुरंत गायब हो गया, और वह थोड़े समय में ही गंभीर खतरे में पड़ गई। जैसे ही राक्षसी साधक को बढ़त मिली, उसने तुरंत गंदी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह लू किंगयुआन के साथ खिलवाड़ करते हुए अश्लील हंसी हंस रहा था। उसने जीभ चटकाई और कहा, छोटी बच्ची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी साधारण साधना के बावजूद तुम इतनी सुंदर हो। तुम ताइवेई संप्रदाय छोड़कर मेरे साथ रक्त शोधन संप्रदाय में क्यों नहीं आ जाती? मैं वादा करता हूं कि तुम हर दिन खुश रहोगी, और तुम रक्त शोधन संप्रदाय को कभी छोड़ना नहीं चाहोगी। राक्षसी साधक की गंदी भाषा उसके कानों पर लगातार प्रहार करती रही, जिससे लू किंगयुआन ने कहा, अगर तुम लड़ना चाहती हो, तो लड़ो। बकवास बंद करो। राक्षसी साधक जोर से हंसा, छोटी बच्ची, क्या तुम मेरी बात से शर्मा रही हो? लेकिन स्त्री पुरुष के बीच की कामना में क्या बुराई है? एक बार भी तुमने इस आनंदमय ज़ेन का अभ्यास कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम फिर कभी कुछ और नहीं करना चाहोगी। लू किंगयुआन ने पहले कभी इतना बेस्वाद इंसान नहीं देखा था, और एक पल के लिए तो उसके पास शब्द ही नहीं बचे। लाचार होकर उसने दूसरे पक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और उसे उलझाने के लिए अपनी तलवार की चाल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच फैंग शाओ दो विरोधियों से अकेले लड़ रहा था, और उसकी गति उसके दुश्मनों से भी ज्यादा थी। हालांकि वह अपनी सीमाओं को जानता था। हालांकि सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत भी होती थी। इसलिए फैंग शाओ इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करता था जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। लेकिन इस समय अपने विरोधियों को दबाने के लिए उसके पास सुपर सी स्वॉर्ड तकनीक को उसकी चरम सीमा तक इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब वह पूरी ताकत से दुश्मन से लड़ रहा था, तो उसे लू किंगयुआन पर भी ध्यान देना था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि लू किंगयुआन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सच तो यह है कि फैंग शाओ ने खुद भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लू किंगयुआन स्वेच्छा से उनके रिट्रीट को कवर करने के लिए रुक जाएगी, और उसके अंदर कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसने कभी लू किंगयुआन से बड़ी उम्मीदें लगाई थीं, और उसे सार्वजनिक और निजी मामलों के बीच की रेखाएं धुंधली करते देखना दिल दहला देने वाला था। अब लू किंगयुआन को स्वेच्छा से उनके रिट्रीट को कवर करते देखकर फैंग शाओ राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। कम से कम उसके हृदय में तो अभी भी अन्य साथी शिष्य थे। हालांकि ताकत में अंतर निर्विवाद था, और लू किंगयुआन के अपना सब कुछ झोंक देने के बावजूद जीत का पलड़ा धीरे धीरे उसके पक्ष में झुकता गया। फैंग शाओ ने यह साफ देखा, लेकिन वह कोई मदद करने में असमर्थ था, और उसका दिल चिंता से भर गया। अचानक लू किंगयुआन दर्द से चीख पड़ा। फैंग शाओ को पता था कि उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, वरना लू किंगयुआन यहीं मर जाएगा। उसने जल्दी से कोई उपाय ढूंढने की कोशिश की, और अचानक उसे एक विचार सूझा।
इस समय फैंग शाओ के पास कोई बेहतर उपाय सोचने का समय नहीं था। उसने पहले तो अपने सामने खड़े दोनों राक्षसी साधकों को पीछे धकेलने के लिए एक तेज हमला किया, फिर जल्दी से अपनी अंगूठी से एक टोकन निकाला और लू किंगयुआन पर फेंकते हुए चिल्लाया, छोटी बहन लू, पकड़ो। ये सुनकर लू किंगयुआन ने सहज ही फैंग शाओ की ओर देखा। अपनी ओर उड़ते हुए टोकन को देखकर उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया। उससे लड़ रहा राक्षसी साधक उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह असहाय होकर देखता रहा कि लू किंगयुआन ने टोकन पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपनी आंखों के सामने सफेद रोशनी की एक चमक महसूस की, और जब रोशनी गायब हो गई तो लू किंगयुआन वास्तव में उस स्थान से गायब हो गया था। राक्षसी साधक पहले तो अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि टोकन में वास्तव में टेलीपोर्टेशन फंक्शन था। तुम ताइबेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र, तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं। राक्षसी साधक ने दांत पीसते हुए फैंग शाओ को घूरते हुए दहाड़ा। लू किंगयुआन उसके लिए एक आदर्श माध्यम थी। वह उसे जीतने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फैंग शाओ ने उसे एक अज्ञात संकेत देकर विदा कर दिया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे पका हुआ बत्तख उड़ गया हो। फिलहाल फैंग शाओ को छोड़कर ताइबेई संप्रदाय के सभी अनुयायी भाग चुके हैं। निराश होकर उन तीनों ने तय किया कि उन्हें फैंग शाओ को भी अपने साथ नीचे लाना ही होगा। ये टोकन संकट के क्षणों में फैंग शाओ के लिए जीवन रक्षक उपकरण था। इसे दिन में केवल एक बार सक्रिय किया जा सकता था, एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही भेजा जा सकता था, यादृच्छिक दिशाओं और दूरियों के साथ, लेकिन कभी भी 500 ली से अधिक नहीं। टोकन के साथ लू किंगयुआन को भेजने के बाद फैंग शाओ को भी लू किंगयुआन की वर्तमान स्थिति का पता नहीं था। त्रिकोणीय संरचना में उसे घेरे हुए 3 राक्षसी साधकों को देखते हुए फैंग शाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और बाएं हाथ में अपनी लंबी तलवार म्यान में रख ली। उसने तलवार को अपनी छाती से सटाकर ठंडे स्वर में पूछा, सज्जनों, क्या आप अब भी लड़ना जारी रखना चाहते हैं? राक्षस साधकों में से एक ने उपहास किया, यद्यपि हम आपके कनिष्ठ भाई बहनों को नहीं रोक सकते, लेकिन यदि हम आपको पकड़ सकें तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। फैंग शाओ ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, ऐसे में चलो शुरू करते हैं। लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। शांत पहाड़ी जंगल में अचानक एक सफेद रोशनी चमकी। तभी एक आकृति जमीन पर भारी होकर गिर पड़ी। लू किंगयुआन को उम्मीद नहीं थी कि फैंग शाओ इतनी दुर्लभ टेलीपोर्टेशन कलाकृतियां फेंक देगा। जैसे ही वह सफेद रोशनी में घिरी, उसे चक्कर सा महसूस हुआ, मानो वह एक ही पल में सैकड़ों बार घूम गई हो। जब टेलीपोर्टेशन आखिरकार खत्म हुआ तो उसे लगा जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे हवा से पकड़कर जमीन पर पटक दिया हो। अगले ही पल उसे लगा जैसे उसका शरीर जमीन पर जोर से गिर पड़ा, मानो उसके अंग चकनाचूर हो गए हों। इस जबरदस्त झटके से उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग हिल गए हों, और वह खुद को रोक नहीं पाए और मुंह में खून की उल्टी कर बैठी। कुछ देर जमीन पर लेटे रहने के बाद लू किंगयुआन आखिरकार होश में आई। वह धीरे से खड़ी हुई, उसकी आंखें खाली थीं। उसे नहीं पता था कि उसे कहां टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन वह जानती थी कि टेलीपोर्टेशन कलाकृतियां बेहद दुर्लभ होती हैं, जिनका इस्तेमाल कई लोग मुश्किल समय में अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। ताइबेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र होने के बावजूद फैंग शाओ के पास केवल एक ही टेलीपोर्टेशन कलाकृति होनी चाहिए थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल खुद पर किया था। उसका क्या? वह कैसे बच सकता था? इन वर्षों को याद करते हुए फैंग शाओ एक कुलपिता की तरह थे, जो संप्रदाय के प्रत्येक साथी शिष्य की सावधानीपूर्वक देखभाल करते थे। उन्होंने लगभग कभी किसी की मदद के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, हमेशा सहायता करने की पूरी कोशिश की। जब भी कोई खतरा आता, फैंग शाओ हमेशा सभी को पीछे हटने से रोकने के लिए पीछे रहते। यहाँ तक कि जब उनके सामने आने वाले शत्रु उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होते, तब भी उन्होंने हमेशा अकेले ही सब कुछ संभाला। फैंग शाओ का भी फैंग ज्वाला प्राप्त करने के लिए पहाड़ से नीचे जाने का उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं था, बल्कि संप्रदाय के लिए था, ताकि संप्रदाय का अपना कीमिया मंडप और फोजिंग कार्यशाला हो सके, और ताकि ताइबेई संप्रदाय के अनुयायी बेहतर गोलियों और हथियारों का उपयोग कर सकें। लू किंगयुआन खुद को रोक नहीं सकी और नीचे बैठ गई, अपना सिर अपने पैरों में दबा लिया और सिसकने लगी। केवल इसी क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि वास्तव में वह इस वरिष्ठ शिष्य को कभी नहीं समझ पाई थी जो इतने वर्षों से संप्रदाय का नेता था। वह अच्छी तरह जानती थी कि बिफांग ज्वाला चुराने वाला उसका छोटा भाई ये चेन था। वह ये चेन की हरकतों से पूरी तरह हैरान थी, लेकिन ये चेन आखिरकार उसका इकलौता छोटा भाई था। अपने स्वार्थ के कारण उसने ये चेन की रक्षा की, इस बात की परवाह न करते हुए कि उसके कृत्यों से संप्रदाय को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने संप्रदाय में फैंग शाओ के योगदान और उनसे जुड़ी उनकी उच्च उम्मीदों को भी नजरअंदाज कर दिया। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी, बहुत गलत। लेकिन क्या उसके पास अभी भी फैंग शाओ की माफी पाने का मौका है? ये चेन, जिसने सफलतापूर्वक बी फैंग ज्वाला पर कब्जा कर लिया था, शब्दों से परे खुश था। हा, बिफांग फ्लेम, जिसे पाने के लिए इतने सारे लोगों ने इतनी मुश्किलें झेली, अब मेरे हाथ में है। ये दुर्लभ खजाना मेरा है। यह अवसर मेरा है।
बिफांग ज्वाला को हथियाने के बाद ये चेन तेजी से भागा, सैकड़ों मील उड़ता हुआ आखिरकार एक घने जंगल में रुका। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो उसने उत्सुकता से लाल लौकी को खोला, ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही उसने लाल लौकी को खोला, गर्मी की एक लहर बाहर निकली। ये चेन चौंक गया और उसने जल्दी से लाल लौकी को एक तरफ फेंक दिया। हालांकि लाल लौकी से पहले ही भयंकर लपटें निकल रही थीं, जिसने आसपास के फूलों, घास और पेड़ों को तुरंत जला दिया। बिफांग मूल रूप से पौधों और पेड़ों की आत्मा थी और उसकी अनोखी आध्यात्मिक अग्नि दुनिया के सभी पौधों और पेड़ों को जला सकती थी। पल भर में प्रचंड लपटें आसमान में उठ गईं और घना जंगल पल भर में आग के समुद्र में बदल गया। ये चेन को उम्मीद नहीं थी कि लाल लौकी में भयंकर लपटें उठ रही होंगी। उसकी लापरवाही ने इतनी भीषण आग लगा दी थी कि वह पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। लपटें उसे अपनी चपेट में लेने ही वाली थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पीछे हट जाए या लाल लौकी को दूर रख दे। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या करना है, अचानक ये चेन के सिर के ऊपर से एक बूढ़ी हंसी गूंज उठी। कितना लापरवाह बच्चा है, उसने तो इतनी बड़ी आग लगा दी। अगर जलना ही है तो जल लो, ऐसा करने के लिए तुम्हें जंगल में क्यों जाना पड़ा। ये चेन ने अनजाने में ऊपर देखा और एक फटेहाल बूढ़े आदमी को एक पेड़ की टहनी पर बैठे, एक हाथ में लौकी से आराम से शराब पीते हुए देखा। कुछ ही दूरी पर भड़की हुई लपटों के सामने बूढ़ा आदमी बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था, बल्कि बड़ी दिलचस्पी से उन्हें देख रहा था। यह अग्नि असाधारण है, ये लगभग 6 यांग आध्यात्मिक अग्नि के बराबर है। युवक, तुम्हें यह अग्नि कहाँ से मिली? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ये चेन से पूछा। ये चेन शर्मिंदा दिख रहा था और हकलाते हुए बोला, ये लौकी। मैंने ये लौकी लिंगलोंग पवेलियन से खरीदी थी। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है या आग क्या है। जैसे ही लपटें भड़की, ये चेन को अंदाजा हो गया कि वे कहाँ से आ रही हैं। बिफांग मैदान से ली गई आग बिफांग की ज्वाला के अलावा और क्या हो सकती है। हालांकि वह बिफांग ज्वाला की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सके, इसलिए उन्होंने जानने से इनकार कर दिया। बूढ़े आदमी ने दिलचस्पी से ये चेन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लड़के। तुमने अभी अभी एक लौकी खरीदी है और इतना दुर्लभ खजाना खोज निकाला है। ये सचमुच असाधारण है। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक आह कहा। वह पेड़ से नीचे कूद गया और ये चेन को गौर से देखने लगा। ये चेन को उसकी निगाहों के नीचे रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी महसूस हुई, लेकिन वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि बूढ़ा व्यक्ति स्वर्णिम कोर अवस्था में था और नवजात आत्मा अवस्था में प्रवेश करने ही वाला था। इतने शक्तिशाली वरिष्ठ व्यक्ति को ये चेन अपमानित नहीं कर सकता था। ये चेन को आंकने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। बच्चे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम बाहर घूमते हो तो क्या तुम्हें अक्सर अच्छी चीजें मिल जाती हैं? ये चेन चौंक गया, तुम्हें कैसे पता चला? बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा, चूंकि तुम अपना भाग्य देख सकते हो, तो क्या तुम्हारे लिए ऐसी छोटी छोटी बातों का पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं है? तुम बहुत अच्छे हो, लड़के। मैं तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश हूँ। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मुझे ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति मिलेंगे। ये दर्शाता है कि ईश्वर मुझ पर दयालु है। ये चेन उस बूढ़े आदमी की बातों से पूरी तरह हतप्रभ रह गया और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन बढ़ती जा रही आग को देखकर ये चेन उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ, क्या आपके पास इस आग को बुझाने का कोई उपाय है? अगर इसे जल्दी नहीं बुझाया गया तो ये जंगल शायद जलकर राख हो जाएगा। बूढ़ा हंसा, तुम बड़े नेकदिल लड़के हो, तुम्हें आग बुझाना भी आता है। चिंता मत करो, इस बूढ़े के रहते जंगल की आग पलक झपकते ही बुझ सकती है। लेकिन उससे पहले हमें उस लौकी को वापस लाना होगा। बूढ़ा आदमी एक लंबी हंसी हंसा और लपटों में कूद पड़ा। मानो वह किसी सुरक्षा कवच में घिरा हो, प्रचंड आग उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वह तेजी से लपटों के बीच से गुजरा और लाल लौकी के पास पहुंच गया। उसने लौकी को पकड़ा, ढक्कन बंद किया और पल भर में आग से बाहर निकल आया। बूढ़े आदमी की आगे बढ़ने और पीछे हटने की गति इतनी तेज थी कि ये चेन उन्हें मुश्किल से देख पा रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी कलाई के एक झटके से लाल लौकी को ये चेन की ओर उछाला और हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह बूढ़ा आदमी आग कैसे बुझाता है। ये कहकर वह मुड़ा, उसकी बाहें मानो ताइची को गले लगा रही हों। किसी को नहीं पता था कि बूढ़े ने कौन सी तकनीक अपनाई, लेकिन जैसे जैसे उसके हाथों के हाव भाव बदलते गए, घने जंगल में लपटें धीरे धीरे कम होने लगीं। कभी ऊंची लपटें, मानो बूढ़े के हाथों में खिलौने बन गई हों। पल भर में ऊंची लपटें छोटी लपटों में बदल गईं और अंततः एक फुफकार के साथ छोटी लपटें चुपचाप बुझ गईं। ये चेन हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि सामने वाला कोई वरिष्ठ विशेषज्ञ है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह आग बुझा पाएगा। बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा, यह कैसा रहेगा? क्या मेरा सर्वव्यापी कदम बहुत अच्छा नहीं है?
सर्वव्यापी, ये चेन ने आश्चर्य से कहा। सर्वव्यापी मेरे ताइवेई संप्रदाय का एक गुप्त रहस्य है। वरिष्ठ, आपको ये तकनीक कैसे पता चली? ओह, आप भी ताइवेई संप्रदाय से हैं? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर ये चेन तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने झट से पूछा, क्या आप हमारे संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य हो सकते हैं? बूढ़ा आदमी मंद मंद मुस्कुराया और बोला, ये सही है, मैं भी ताइवेई संप्रदाय से हूँ। ताइवेई संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय नेता को अभी भी मुझे अंकल मास्टर कहना पड़ता है। ये चेन बेचैन हो गया। ये बिफांग ज्वाला फैंग शाओ और बाकी लोगों से छीन ली गई थी, असल में ताइवेई संप्रदाय की कोई चीज चुरा रही थी। अब जबकि संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य ने इसे देख लिया था, तो क्या ये किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ने जैसा नहीं होगा? इसलिए बिफांग ज्वाला की असली उत्पत्ति कभी भी दूसरे पक्ष को नहीं बताई जानी चाहिए। ये चेन सोच रहा था कि उस बूढ़े आदमी को कैसे बेवकूफ बनाए। तभी उसने बूढ़े आदमी को ये कहते सुना, तुम आग भस्म करने वाली काया के साथ पैदा हुए हो और यहाँ इतनी आध्यात्मिक आग के साथ, मुझे कहना होगा कि तुम सचमुच भाग्यशाली हो। चूंकि तुम हमारे संप्रदाय के कनिष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये चेन अचंभित रह गया और कुछ बोलने ही वाला था कि बूढ़े ने हाथ बढ़ाकर लाल लौकी उसके हाथ में दे दी। फिर चिल्लाया, बेटे, किसका इंतजार कर रहे हो? अब अपना मुंह खोलो। इससे पहले कि ये चेन अपनी राय जाहिर कर पाता, बूढ़े ने लौकी का मुंह सीधे ये चेन के मुंह में ठूंस दिया। अगले ही पल ये चेन को एक झुलसती हुई मैग्मा जैसी गर्मी अपने गले से होते हुए अपने अंदरूनी अंगों तक पहुंचती हुई महसूस हुई। ये चेन ने लौकी को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने एक हाथ से उसे और दूसरे हाथ से ये चेन के सिर को पकड़े रखा, जिससे वह छूट नहीं पाया। इस समय ये चेन बेहद दुखी महसूस कर रहा था। हालांकि बिफांग ज्वाला वाकई एक कीमती वस्तु थी, लेकिन उसका तापमान निश्चित रूप से बहुत ज्यादा था। इसे सीधे पीने से ज्यादातर लोगों की आंतों में गंभीर छेद हो जाता। हालांकि अग्निभक्षक शरीर वाले ये चेन को अपने शरीर के भीतर की झुलसा देने वाली लपटों का डर नहीं था, फिर भी दर्द वाकई असहनीय था। ये चेन को तो ये भी महसूस हुआ कि उसके आंतरिक अंग जल गए होंगे। ये चेन को तो अफसोस भी हुआ, अगर मेरे पास करने को कुछ बेहतर नहीं है तो मैं इसे क्यों चुराऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।